हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे। हम लोग एक्चुअल कॉस्ट में थे। इसके पहले मैंने एक्सप्लेनेशन 10 रीड किया था, एक्सप्लेनेशन 8 रीड किया था। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन 1A रीड करेंगे। सो टुडे इज डे 18 एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज explanation 1A to section 43(1). हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को लेकर डील कर रहे हैं। अभी इसके 3, 4, 5, 6 क्लासेस इसके और होंगे। ये मैं आपको पहले ही कहा था कि ये कंसेप्ट उतना बड़ा नहीं था, उतना वास्ट नहीं था, लेकिन ये एसएससी ने टैक्स प्लानिंग किए, इतने प्लानिंग किए और डिपार्टमेंट उसको नलीफाई करता आ गया, एक्सप्रेशन डाल डाल के नलीफाई करता आ गया। तो इसीलिए ये काफी बड़ा हो गया, बट इंटरेस्टिंग है। बट आपको समझ में अच्छा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग सोचोगे अच्छा ऐसे भी प्लानिंग होता है, वाह मान गए। तो देखिए क्या होता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आगे बढ़ूं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। मैं सीए फाइनल के होल सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। ये आपका नवंबर 23 के लिए है। इसमें अब आप जहां कहीं भी पढ़ते हो, आप वहां पर पढ़ते रहिए, प्लस मेरे वीडियो को आप देखिए। ये आपके कंसेप्ट को ऐड ऑन करेगा एंड दिस इज माय गारंटी इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, इट विल इंक्रीज द न्यू लॉजिक टू योर कंसेप्ट। सो स्टे टिल द एंड। विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। देखिए क्या होता है ना, मैंने क्या कहा था, ये एक्ट बहुत ही सिंपल था। गवर्नमेंट जो टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन लाते गए। इसी तरह का एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखिए आज हम लोग उसी को डील करेंगे। हम लोग को पता है कि सेक्शन 28 किसको लेकर था? चार्जेबिलिटी को लेकर था। आप यदि मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पीजीबीपी का डे 2 वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सेक्शन 28 को लेकर डील किया था। तो देखिए सेक्शन 28 क्या चार्जेबिलिटी को लेकर डील करता है। तो सेक्शन 28 में एक पार्ट ऐसा था जहां पर यह कहा गया था कि जब कहीं भी कन्वर्सन होगा, कन्वर्सन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स, जब कहीं भी कन्वर्सन होगा स्टॉक इन ट्रेड का कैपिटल एसेट्स में, उस समय हमारा इनकम क्या माना जाएगा? हमारा इनकम माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स कन्वर्टेड। सॉरी, फेयर मार्केट एसेट्स नहीं बोलना ठीक नहीं रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स। ये कैसे होता है? देखिए सपोज कीजिए एक्जोटिका बहुत बड़ा बिल्डर है, एक्जोटिका या एक्जोटिका के जगह आप इसको डीएलएफ भी बोल सकते हैं, जिसको जो कंसेप्ट ठीक लगे। सपोज कीजिए इसके पास एक बिल्डिंग है। डीएलएफ और एक्जोटिका क्या है? ये सब बिल्डर्स है जो फ्लैट्स बना के बेचते हैं। इनका एक अनसोल्ड प्रॉपर्टी रह गया था। सपोज कीजिए कि 40 लाख का एक फ्लैट है जो इनका स्टॉक इन ट्रेड है। एसआईटी मीन्स होता है स्टॉक इन ट्रेड, जो इनका स्टॉक इन ट्रेड है। तो 40 लाख रुपीज का फ्लैट है जो स्टॉक इन ट्रेड है। डीएलएफ ने देखा कि हम एक काम करते हैं, हम इस 40 लाख के फ्लैट को किसी कारण से वो सेल हो नहीं रहा था या किसी अदर पर्पस एट एनी रीजन, किसी भी रीजन से डीएलएफ ने क्या किया, उस जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी था 40 लाख का जो फ्लैट था, उसमें अपना ऑफिस खोल दिया। तो क्या हो गया, जो पहले वो स्टॉक इन ट्रेड था वो कैपिटल एसेट्स हो गया। कैपिटल एसेट्स हो गया। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अपना ऑफिस खोल दिया। तो ये केस क्या हो गया? ये केस हो गया कन्वर्सन ऑफ एसआईटी इनटू कैपिटल एसेट्स। तो मेरा बात बताइए, इस केस में आपका इनकम क्या माना जाएगा? इस केस में सेक्शन 28 क्या करता है? सेक्शन 28 करता है एफएमबी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन। सपोज कीजिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन था 60 लाख रुपीज का।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन था 60 लाख रुपीज का। तो 60 लाख रुपीज क्या होंगे, 60 लाख रुपीज को हम लोग सेल मान लेंगे और 60 लाख रुपीज में इनकम में ऐड आ जाएगा और यही 60 लाख रुपीज आपके कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा। यही 60 लाख रुपीज आपके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे किया गया था। देखिए हम इसको ना एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से इसको किया गया। मैंने क्या कहा था कि जब आपका स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट होता है कैपिटल एसेट्स में, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो इनकम मान लिया जाता है। आप लोग ऐसा सोचोगे कि मान लीजिए सपोज करें फ्लैट में 40 लाख का था, मैंने कन्वर्ट किया 60 लाख रुपीज में, तो इनकम तो मेरा 60 लाख नहीं, इनकम तो मेरा 20 लाख होना चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ पर 60 लाख बोल रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल, आप इसके अकाउंटिंग को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए ये आपका ट्रेडिंग पीएल है, तो क्या होगा, जो भी आपके स्टॉक है वो आपके ओपनिंग स्टॉक में रहते हैं। सपोज दिस इज अ सिंगल स्टॉक, 40 लाख रुपीज का स्टॉक ही आपका सिंगल स्टॉक है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितने हो गए, 40 लाख। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, नील, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में। आपने जो कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको सेल मानेंगे। कितना में सेल हुआ, 60 लाख में सेल हुआ। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट तो बाबू 20 का ही हुआ ना, प्रॉफिट तो 20 का ही हुआ ना। इसी कारण से ये जो कंसेप्ट है वो पूरा करेक्ट है। ये जो कंसेप्ट है जो सेक्शन 28 में कहा गया वो पूरा सही है कि जो भी आपका फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा हम उसको मान लेंगे बिजनेस इनकम, और वो पीजीपीवी में चार्जेबल हो जाएगा। कैसे चार्जेबल होगा, आप उसको मानोगे सेल इज 60, ओपनिंग स्टॉक इज 40, ऑटो एडजस्टेड हो गया एंड द प्रॉफिट इज 20, ठीक है। तो ये जो आपका 60 लाख में जो आपने कन्वर्ट किया, ये क्या होगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ब्लॉक। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ब्लॉक ये क्या होगा, ब्लॉक के एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये जो 60 लाख क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो गया, जो भी एसेट्स कन्वर्ट, जो एसआईटी से जो स्टॉक में कन्वर्ट हुआ था, जो एसआईटी से कैपिटल एसेट्स में आया था, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा फॉर एडिंग इन द WDV इज विल बी 60 लाख रुपीज। ये आपका 60 लाख रुपीज का हो जाएगा, ये आपका 60 लाख रुपीज का हो जाएगा। समझ गए, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसमें कहाँ डाउट है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग किस तरीके से उसका अकाउंटिंग में एप्लीकेशन होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होते हैं, हम लोग उस एंट्री के साथ डील करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, आपको समझ में आए कि ऐसा एंट्री होता है, इस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। आगे देखिए फिर क्या हुआ था, जो ये जो आपका जो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा। डिप्रिसिएशन का रूल क्या है, डिप्रिसिएशन आपको 50% कब मिलता है, 50% तब मिलता है जब 180 डेज से कम यूज करते हैं। जब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल हुआ था, जिस साल एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल हुआ था, उस साल यदि मैं 180 डेज से कम यूज करता हूं तो मुझे 50% डिप्रिसिएशन मिलता है। तो ये जो 50% डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है, एक्वायर्ड, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज, एक्वायर्ड, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज, ये तीनों एक साल में ही होना चाहिए, तभी आपको 50% का बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट नहीं, तभी आपको डिप्रिसिएशन 50% का ही मिलता है। मतलब जो भी आपका रेट है उसका 50%, उसका 50%। डिप्रिसिएशन अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% इन केस द एसेट्स इज एक्वायर्ड, इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर एंड द एसेट्स वाज यूज्ड ड्यूरिंग दैट ईयर इज लेस देन 180 डेज। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ये मैंने पहले आपको बताया था, ये डिप्रिसिएशन वाले कंसेप्ट मैंने आपको डील किया था। अब क्या हुआ था, जो लोग भी जो एक्चुअल जो कन्वर्ट हो गए, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड से जो कैपिटल एसेट्स हो गए, वो तो एक्वायर्ड इंस्टॉल तो नहीं हुए थे, वो एक्वायर्ड इंस्टॉल तो बहुत पहले हुए थे, वो एक्वायर्ड इंस्टॉल तो बहुत पहले हुए थे। तो इस केस में क्या होगा, क्या इस केस में डिप्रिसिएशन हमेशा फुल चार्ज, इसमें डिप्रिसिएशन हमेशा फुल मिलेगा या डिप्रिसिएशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 50% पर। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन लेके आया, गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन लेके आया। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन 1A टू सेक्शन 43(1) है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इसी मैटर को एड्रेस करने के लिए एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1)
गवर्नमेंट ये एक्सप्रेशन लेके आए और क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो आपका जब से वो कन्वर्ट हुआ था उस दिन से हम लोग होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे और 50% डिप्रिसिएशन आपको और डिप्रिसिएशन जो होगा उसका 50% ही आपको मिलेगा यदि एसेट्स यूज लेस देन 180 डेज हुआ है। यदि एसेट्स लूज लेस देन 180 डेज हुआ है तो आपको जितना डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसका 50% ही आपको मिलेगा। ये आपका एक्सप्रेशन 1A के थ्रू ऐड किया गया था। देखिए क्या लिखा है, होल्डिंग पीरियड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ depreciation shall be considered from the date when it was converted from stock in trade to capital asset. If converted assets was used less than 180 days, then depreciation is 50% of eligible depreciation amount. देखिए ये मैं अपने लैंग्वेज में लिखा हूं, आप चाहो तो इस लैंग्वेज को चेंज कर दो, जो करना सो करो। मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। जो ये नॉर्मली आपको रेस्ट्रिक्शन 50% ऑफ डिप्रिसिएशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं था क्योंकि एसेट्स एक्वायर्ड इंस्टॉल एंड पुट टू यूज सेम ईयर में नहीं हुए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसके लिए सेक्शन 242A में चेंज किया गया और क्या बोला गया, जो होल्डिंग पीरियड कब से माना जाएगा, जब से वो कन्वर्ट हुआ था कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में, उसको एक नया एसेट्स माना जाएगा। और वो यदि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उसके ऊपर जो हमारा डिप्रिसिएशन होगा वो टोटल डिप्रिसिएशन का 50% ही होगा। सपोज कीजिए मैंने द बिल्डिंग यूज किया था, द बिल्डिंग अमाउंट इज, जो मैंने आप लास्ट क्वेश्चन में था, जो आपका लास्ट क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को डील करता हूं, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक बार मैं उसको फिर से डील करता हूं फॉर यू अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको फिर से डील करता हूं। सपोज कीजिए कि 1118 को एक बिल्डिंग बनाया था, डीएलएफ ने एक बिल्डिंग बनाया था, प्राइस इज 40 लाख रुपीज, ठीक है, ये इसका स्टॉक इन ट्रेड है। इसको कन्वर्ट कर दिया गया 1123 को ये कन्वर्ट कर दिया गया और क्या हो गया, एसआईटी से स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स में ये कन्वर्ट हो गया। इसमें उन्होंने अपना ऑफिस खोल दिया, तो आप लोगों को पता है कि डिप्रिसिएशन है 10% होगा जो ऑफिस बिल्डिंग होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, और इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, फेयर मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपीज था, तो ये बताइए जो इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन हमको कितना के मिलेगा। मान लीजिए कि इसका और कोई ब्लॉक नहीं है, इसका बिल्डिंग और कोई ब्लॉक नहीं है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिल्डिंग और कोई ब्लॉक नहीं है, तो क्या होगा, ये नया ब्लॉक आएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी क्या होगा, नील होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी इज नील। ये क्या आएगा, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये क्या होगा, एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1), ये क्या बोलता है, एक्सप्रेशन 1A क्या कहता है कि जो आपका फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही एक्चुअल कॉस्ट होगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना होगा, 60 लाख रुपीज हो गया। तो 60 लाख रुपीज क्या हो गया, 60 लाख रुपीज इनका टोटल हो गया, लेस सेल कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी हो गया। इसके ऊपर मैं निकालूंगा लेस डिप्रिसिएशन। बताइए ये during the year previous 23 less than this assets was used for 180 days, 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ था। तो बताइए क्या होगा इस केस में क्या होगा, इस केस में डिप्रेशन कितना होगा, 60 लाख का 10% कितना होगा, 60 लाख का 10% इज 6 लाख रुपीज और उसका 50% डिप्रिसिएशन आपका मिलेगा 3 लाख रुपीज ही डिप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज द एसेट्स वाज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज।
समझ गए। अब बाकी जो आएगा ये क्या हो गया 57 लाख, ये आपका हो गया ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV ऑन 1423, ऑन 1423। समझ गए। तो ये एक्सप्लेनेशन 1A को दो कारण से इंसर्ट किया गया था। पहला जो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, और दूसरा जो डिप्रिसिएशन होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 50% पर। इसके लिए एक चेंज और किया गया था, मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया है। तो सेक्शन 242A में चेंज किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड से कन्वर्ट होते कैपिटल एसेट्स में, उसका जो होल्डिंग पीरियड होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन काउंट किया जाएगा। I think this point is clear. तो थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप काइंडली राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। प्लीज आप लोग कमेंट किया कीजिए, और आपको मेरा क्लासेस कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे बताइए। मैं किस पॉइंट को और अच्छा से डील करूं, या कैसे स्पीड कराऊं, या कैसे, या ये स्पीड ठीक है या इससे अधिक स्पीड लेके जाऊं, काइंडली आप लोग मुझे बताइए प्लीज। मैंने मुझे आप लोगों का कमेंट सुनने को नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you friends.